रामपुर गांव में रमेश और अनामिका एक दंपति रहा करते थे। रमेश की माँ शारदा घर में सबसे बुजुर्ग थी। रमेश के 2 बच्चे थे, कीर्ति और नरेश। घर में छोटे छोटे बच्चे थे, इसीलिए बहुत शोर शराबा होता था। रमेश शहर के कंपनी में क्लर्क का काम करता था। रमेश जो कमाता था उसी से उसका परिवार चलता था। तभी एक दिन शारदा अपने बेटे से कहती है, बेटा रमेश, जब तुम घर आओगे तो प्लास्टिक का दांत ले आना। मेरे दांत नहीं है तो खाने में बहुत दिक्कत होती है। हाँ हाँ ठीक है माँ, आते वक्त जरूर ले आऊंगा। रोज तुम यही कहते हो, फिर शाम को कहते हो भूल गया, लेकिन आज तुम याद करके जरूर ले आना बेटा। अरे सासू माँ, जब वो बाहर जाने लगते हैं तभी आप उन्हें परेशान करने लगती है। आपको थोड़ी भी चिंता नहीं, वो कैसे इस घर को चला रहे हैं। आपको पता है आपके प्लास्टिक दांत के लिए कितने खर्च होंगे? अनामिका, तुम चुप करो, जाओ अंदर जाओ। कहा ना जाओ। तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? मेरा बेटा है, ले आएगा। तुम्हारे पैसे खर्च हो रहे हैं क्या? तुमने मेरे बेटे को आंचल में बांध रखा है। वो बैल की तरह बस हर बात पे तुम्हारी सर हिलाते रहता है और अपने बच्चों को शैतानों की तरह छोड़ दी हो। सासू माँ, जो मुंह में आए बस मत बोलिए। अनामिका, तुम इधर आओ। ऐसा कह के रमेश अपनी पत्नी अनामिका को साइड में ले जाता है। अनामिका तभी भी चिल्लाई जा रही थी शारदा पे। प्लीज चुप कर जाओ अनामिका, हमारी परिस्थिति भी ठीक नहीं है और तुम लोग इस तरह से लड़ाई करोगे तो मुझे बुरा लगता है। माँ तो ऐसी बातें करती है, तुम्हें तो पता है ना। तुम जब सब समझती हो तो फिर चुप क्यों नहीं रहती हो? क्यों हमेशा इस तरह चिल्लाते रहती हो? हाँ ठीक है, बहुत हो गया, अब मैं जाता हूँ। ठीक है जी, आप हमें लेके चिंता मत कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, बच्चों का ख्याल रखना। रमेश जैसे ही ऑफिस चला जाता है, शारदा फिर चिल्लाने लगती है। अनामिका उनकी बातों का परवाह नहीं करती, वो बिल्कुल ध्यान नहीं देती और बच्चों का ख्याल रखने लगती है। तब से मैं गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रही हूँ, तुम्हें मेरी बातों का परवाह ही नहीं। अगर तुम्हें गुस्सा दिखाना है तो जाके किसी और पे दिखाओ, मुझ पे मत दिखाओ, मैं राक्षसनी हूँ। सासू माँ, आप सारा दिन मुझ पे ऐसे चिल्लाती रहती है। ऐसे करेंगी तो शांति कैसे रहेगी? हमेशा ऐसा क्यों कहती है? मैं आपसे कितने प्यार से पेश आ रही हूँ, पर आप तो मुझे दुश्मनी समझती है। अभी भी वक्त है, बदल जाइए। अच्छा, तो तुम मुझे अच्छे की बात बताओगी? मेरा बेटा मेरे लिए कुछ ला के देना चाहता है पर तुम लाने नहीं देती। कहती हो पैसे नहीं है, इतने पैसे में घर नहीं चलेगा। तुम मेरे बेटे का मन बदल देती हो। आपसे बात करके कोई फायदा नहीं, उधर मेरे बच्चे रोए जा रहे हैं। ऐसा कह के अनामिका अपने बच्चों के पास जाती है उन्हें शांत करने के लिए। बच्चे मत रो, अगर तुम लोग फिर से रोगे तो मैं तुम लोगों को दादी के पास भेज दूंगी। अनामिका की बातें सुन के बच्चे डर के मारे रोना बंद कर देते हैं। फिर दोपहर के वक्त रमेश हड़बड़ाते हुए घर आता है। क्या हुआ जी, आप इतने परेशान क्यों हैं? जो कह रहा हूँ अच्छे से सुनो अनामिका। मेरी नौकरी में दूसरे शहर में मेरा तबादला हो गया है। वहाँ पे मुझे कुछ दिनों के लिए रहकर काम करना होगा। मैं यहाँ नहीं रह सकता और मेरे पास इतने पैसे नहीं कि तुम लोगों को साथ लेके जाऊं। इसीलिए अभी मैं जा रहा हूँ, फिर अच्छा घर देख के तुम लोग सभी को साथ ले जाऊंगा। तब तक तुम लोग यहीं पे रहो। घर का भाड़ा भी बहुत ज्यादा है, इसीलिए तुम लोग पुराने घर में शिफ्ट हो जाओ। वहाँ रेंट कम लगेंगे और खर्च भी थोड़ा कम होगा। 2 महीने के लिए थोड़े मैनेज कर लो, पैसे भी बच जाएंगे। क्या कहती हो? वो तो ठीक है, पर उस घर में जाना सही नहीं होगा। वहाँ पे किसी भी चीज की ठीक से सुविधा नहीं है। बेटे ने जो कहा वो ठीक है, हमें उसी घर में जाना चाहिए, नहीं तो हमें और दिक्कत होगी। कुछ ही महीनों की बात है अनामिका, तब तक मैं सब बंदोबस्त कर लूंगा। नए घर में तुम्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा समझने की कोशिश करो ना। ठीक है जी, हम उस घर में चले जाएंगे। इस तरह बहू और बाकी परिवार उस घर में चला जाता है। रमेश नौकरी के सिलसिले में दूसरा शहर चला जाता है। उस पुराने घर में शारदा और बच्चे खुद को कैसे भी एडजस्ट कर लेते हैं। 1 हफ्ता निकल जाता है, फिर अचानक से बरसात शुरू हो जाती है। 2-3 दिनों तक लगातार बारिश होती रहती है। तूफान बारिश के साथ अब बाढ़ आ जाता है। बाढ़ का पानी उस पुराने घर में घुस जाता है। शारदा अनामिका ये देखकर बहुत चिंतित हो जाती है। बेटा अनामिका, बाढ़ का पानी देख के डर लग रहा है, ये घर के अंदर घुस गया है। सासू माँ, डरिए मत, कोई दिक्कत नहीं होगी। आज बारिश कैसे भी रुक जाएगी, शाम तक देखिएगा सब ठीक हो गया है। कोई भरोसा नहीं, देख के लग रहा है इस बाढ़ के पानी में मैं मर जाऊंगी। मेरा बेटा रमेश कैसा है?
अगर वो यहाँ रहता तो आखिरी सांस उसके गोद में सर रख के लेती, लेकिन वो भी नहीं है। आप इस तरह से मत कहिए। आप ऐसा कहेंगी तो मैं रो दूंगी। आपके बिना मेरा कोई भी नहीं है। मेरे माँ पिताजी की मृत्यु के बाद आप भी लोग तो मेरे परिवार है। भले ही आपकी बातें कड़वी है, पर आपका दिल मीठा है। आपसे डांट ना खाओ तो मेरा दिन नहीं गुजरता, और आप कह रहे हैं कि आप अब मर जाएंगी। इस तरह से मत कहिए सासू माँ। अनामिका की ऐसी बातें सुन के शारदा के आंख गीली हो जाती है। उस बाढ़ में शारदा जाके बहू को गले लगाती है और बहुत दुखी होती है। माफ कर देना बेटा, इतने दिनों से मैंने तुम्हें बहुत डांटा, पर तुम्हें कभी समझ नहीं पाई। मेरी बहू सोने जैसी है। मैं बहुत भाग्यवान हूँ ऐसी बहू पाके। अभी फिलहाल बाढ़ से बचने के लिए कोई तरकीब सोचना पड़ेगा। बहू कुछ सोचो ना। सासू माँ, इस घर में और बर्तन नहीं है। हमें छत पे जाना होगा, फिर बाढ़ के पानी से हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है बेटा, बच्चों के लेके पहले तुम जाओ, फिर मैं पीछे आती हूँ। ऐसा कह के अनामिका और शारदा छत पे चली जाती है। बाढ़ का पानी पूरी तरह से अंदर घर में घुस जाता है। एक दिन और बारिश बिना रुके हुए होती है। अगले दिन जाके शाम तक धीरे धीरे बाढ़ का पानी निकलने लगती है। पुराने घर से बाढ़ का पानी पूरी तरह से चले जाने के 2 दिनों के बाद रमेश घर लौटता है। अनामिका, माँ, अब मैं कहीं नहीं जाने वाला। हमारे ऑफिस के कुछ लोगों ने अपनी नौकरी छोड़ दी, इसीलिए उन्होंने फिर से नौकरी करने को कहा। अब हम फिर से अपने नए घर में रहेंगे। नहीं बेटा, इस घर में ही मुझे बहू के बारे में पता चला। इस घर ने मुझे मेरी बहू के बारे में बताया कि घर में कैसे खुश रहना चाहिए। हाँ जी, इस घर में रहेंगे तो हमारा खर्च भी कम होगा, और सासू माँ के लिए आप प्लास्टिक दांत ले आ पाएंगे। अच्छे से वो खाना खाएगी। सास बहू के बीच ये प्यार देखकर रमेश बहुत खुश होता है। फिर जैसा उसकी माँ और पत्नी ने कहा था, रमेश बिल्कुल वैसा ही करता है। रमेश शहर जाके एक अच्छी कंपनी में काम करने लगता है और इस तरह अपने परिवार को चलाने लगता है। तब से सास बहू बिना लड़े झगड़े माँ बेटी के तरह बहुत ही प्यार और मिलनसार होकर रहने लगती है, और इस तरह से वो परिवार सुखी सुखी जीवन बिताने लगता है। एक गांव में अनामिका नाम की एक गर्भवती महिला थी। अनामिका की बेटी का नाम था राखी। अनामिका के पति रमेश गोडाउन में काम करता था, सामान ढोने का। अनामिका की सासू माँ बहुत ही लड़ाकिन किस्म की थी। क्योंकि उनकी उम्र हो गई थी, इसीलिए वो कोई काम नहीं करती थी। अनामिका भी कभी नहीं चाहती थी कि उसकी सासू माँ काम काज करे। बच्ची का देखभाल करना, साथ ही पेट के अंदर के बच्चे का देखभाल करना, सासू माँ का देखभाल करना अनामिका के लिए बहुत मुश्किल हो गया था। तभी एक दिन, अनामिका, खाना दो जल्दी। राखी सो गई क्या? हाँ जी, राखी माँ जी के साथ ही सो गई। माँ जी का भी खाना हो गया था। तुम खाई हो? अभी तक नहीं जी, आपके घर आने का इंतजार कर रही थी। कितनी बार कहा है अनामिका, तुम अब कोई साधारण इंसान नहीं हो। खुद मत खाओ, पर पेट के अंदर के बच्चे के लिए तो खाना खा लो। ऐसे कैसे चलेगा बताओ? एक बार तुम सोच कर देखो। ठीक है जी, अब से ऐसा नहीं करूँगी। क्या हुआ? तुम क्या सोच रही हो? मुझसे कुछ कहना चाहती हो? हाँ जी, 7 महीना चढ़ गया है। माँ के घर जाने पे आप तो कुछ कह ही नहीं रहे हैं। तुम्हारा परिवार बहुत गरीब है। अगर तुम वहाँ गई तो 2 वक्त का खाना भी तुम्हें ठीक से नहीं मिलेगा। यहाँ रहोगी तो तुम्हें 3 वक्त का खाना ठीक से मिल पाएगा। शरीर को थोड़ी ताकत मिलेगी। एक बार बच्चे का जन्म हो जाने दो, फिर मैं खुद ले जाऊंगा। चिंता मत करो, समझने की कोशिश करो। तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ, ठीक है ना? ठीक है जी। अच्छा, राखी रो रही है, उसे खिलौने चाहिए खेलने के लिए। हमारे पास पैसे नहीं है ना, इसीलिए मैं उसे खरीद के नहीं दे पा रही हूँ। अनामिका, हमें अपनी तकलीफें बच्चों को नहीं बतानी चाहिए। खिलौने खरीद देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है तो क्या हुआ? हम खिलौने अपने हाथों से बना के तो दे सकते हैं ना उन्हें। अपने हाथों से 2-3 खिलौने बना के उसे दे दो। उन खिलौनों को देखकर वो बहुत खुश होगी। फिर अगले महीने मैं उसे जरूर नए खिलौने खरीद के दूंगा। सासू माँ मुझे रोज डांटती रहती है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। देखो अनामिका, मेरे लिए तुम, मेरा काम, यही मेरी दुनिया है। पर वो घर पे रहती है, सुबह से उठने से लेके रात के सोने तक। अब चूंकि वो घर पे रहती है, इसीलिए यही उनकी दुनिया है। और यहाँ पे तुम अकेली पड़ गई हो। तुम एक बार सोच के देखो। तुम थोड़ा समझने की कोशिश करो उन्हें। अगर कुछ कह भी देती है तो चुपचाप उनकी बातें सुन लो ना। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? उनकी डांट सुनेंगे ना तो आपको ही गुस्सा आएगा। फिर वो सब सुन के आप चुपचाप बैठे रह सकते हैं क्या? ओहो, अगर तुम्हें गुस्सा आता है तो मुझ पे गुस्सा उतारो ना।
मैं बर्दाश्त कर लूंगा। इतनी दुखी होगी तो कैसे चलेगा बताओ। चलो बहुत लेट हो चुकी है, चलो हम सोने चलते हैं। अगले दिन सुबह सुबह रमेश हड़बड़ी में काम के लिए निकल जाता है। उधर अनामिका पे उसकी सासू माँ हमेशा की तरह चिल्लाए जा रही थी। अरे सड़ा मुंह, तुम मेरे बेटे के दिल में जहर घोल रही हो। तुम्हें क्या लगता है रात में तुमने क्या कहा मैंने कुछ सुना नहीं? तुम यही चाहती हो ना कि मेरा बेटा मेरे से दूर चला जाए? हाँ अरे सासू माँ, अब डांटना बंद कीजिए। अगर इस तरह चिल्लाती रहेंगी तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। जब पति पत्नी बातें कर रहे होते तो चोरी छुपे सुनना अच्छा है क्या? ये सब सुन के आपको क्या मिलेगा? अब तुम मुझे उपदेश दोगी और तुम्हें क्या लगता है मैं बैठे बैठे वो उपदेश ले लूंगी? हाँ, जब शारदा इस तरह चिल्ला ही रही थी, अनामिका उनकी बातों का परवाह नहीं करती। राखी का हाथ पकड़ के वो घर से बाहर आ जाती है और सासू माँ को तेवर दिखाती है। फिर अनामिका बच्ची के साथ खेलने लगती है। तब तक रमेश के राइस मिल के मालिक रविंद्र वहाँ आते हैं। वो बड़े गुस्से में थे। अनामिका रविंद्र को देखकर बहुत चिंतित हो जाती है। आप ऐसे क्यों आए हैं यहाँ? मेरे पति तो सुबह काम के लिए गए हैं। मुझे पता है, पर तुम्हारे पति ने जो किया है उसके लिए मेरा सर झुक गया है। मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई है। उसका पक्ष लेके बहुत बड़ी गलती की है। मुझे पता चला तुम्हारे पति 50 बोरा चावल बेच दिया है। पैसे मांगने गया तो पैसे नहीं दे रहा है। पुलिस उसे पकड़ के ले गई है। अगर वो बोरे तुम्हारे घर में है तो बता दो, नहीं तो तुम्हारे पति को अच्छा सबक मिलेगा। ऐसा कह के रविंद्र उसके घर में घुस के देखने लगते हैं, पर उन्हें कहीं भी चावल के बोरे नहीं मिलते। अनामिका और शारदा बहुत चिंतित हो जाती है। अजी, वो ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। आपको जरूर कुछ गलतफहमी हो गई होगी जी। चुप रहो, तुम्हारे पति ने ही किया है। मेरा बहुत नुकसान हो गया है, इसीलिए मैंने पुलिस से कहा है पैसे ना देने तक उसे छोड़े ना। मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगी, कृपया आप उन्हें छोड़ दीजिए। तुम्हारे पति ने 5000 के कीमती बोरे चुराए हैं और तुम गर्भवती हो। तुम कैसे पैसे दोगी? बताओ, मुझे तुम पे भरोसा नहीं। नहीं, मैं आपके राइस मिल में आके काम करूंगी। काम करने के बाद जो पैसे हैं आप ले लीजिएगा, पर मेरे पति को छोड़ दीजिए। आधे उधार चुकता होने के बाद तभी मैं पुलिस से कहूँगा कि तुम्हारे पति को छोड़ दे। तब तक तुम्हें मेरे यहाँ पे काम करके मुझे पैसे चुकाने होंगे। कल से काम पे आ जाना। रविंद्र की कहे मुताबिक अनामिका अपने पति को बचाने के लिए राइस मिल चली जाती है। एक तरफ उसकी बेटी राखी उसके साथ, दूसरे तरफ उसके पेट के अंदर का बच्चा। उसमें अनामिका चावल के बोरों को ठेले में डाल के खींच के ले जाती है। पूर्ण गर्भवती की हालत। अनामिका को इस तरह काम करते देख रविंद्र को थोड़ी भी दया नहीं आती। पैसे वसूल करने के लिए रविंद्र बहुत परेशान भी करता है। राइस मिल में 2 हफ्ते तक काम करने के बाद अनामिका बहुत कमजोर हो जाती है। उस रात बहू की ऐसी हालत देखकर शारदा को बहुत बुरा लगता है। बेटा अनामिका, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है, पर आज हाथ जोड़ के तुम्हें प्रणाम करने को दिल कह रहा है। तुम्हारी जैसी बहू पाकर मैं बहुत भाग्यवान हूँ। अपने पति के लिए तुम क्या कुछ नहीं कर रही हो, कोई पत्नी नहीं करती। सासू माँ, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि वो ऐसी गलती कर सकते हैं। कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है। पहले उन्हें घर लौट आने दीजिए, फिर हम पूछ सकते हैं आखिर में हुआ क्या था। अगले दिन अनामिका काम करके रविंद्र का आधा पैसा चुका देती है। रमेश फिर पुलिस स्टेशन से घर लौट आता है। रविंद्र तब अपनी माँ और पत्नी से कहता है कि रविंद्र जानबूझ के उसे चोरी के सिलसिले में फंसाया है। फिर देर न करते हुए अनामिका अपने पति रमेश को सीधा जिला कलेक्टर के पास ले जाती है। सारी बातें वहाँ बताती है। फिर कलेक्टर साहब एक आदमी को भेजते हैं रविंद्र के राइस मिल की जांच के लिए। उस राइस मिल में सरकारी चावल बहुत बड़ी मात्रा में पाई गई। रविंद्र को पकड़ने में मदद करने पे रमेश को सरकार ने तोहफा देने की घोषणा की। बेटा, तुमने कर दिखाया। जो लोग तुम्हें चोर कह रहे थे, उन्हीं के मुंह से तुम्हारी तारीफ सुन के मेरा दिल बहुत खुश हो गया। ये सब कुछ अनामिका के लिए हो पाया माँ। अनामिका को पत्नी के तौर पे पाके मैं बहुत गर्वित हूँ। हाँ बेटा, मेरी बहू सोने की है। सासू माँ, इस तोहफे से हम अपना खुद का एक व्यापार शुरू कर सकते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी। उसकी बातें सुन के सभी लोग मुस्कुराने लगे। उसके बाद से अनामिका अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगी।